आप वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के साथ मजाक कर रहे हैं। 400 रुपया भी कोई रुपया होता है? साला खैनी नहीं खरीद सकता आदमी एक महीने तक। जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ इस राज्य में जी, उसने तो बिहार के चेहरा को ही स्पष्ट कर दिया कि ये जो विकास का ढोंग बजा रहे हैं जी, ढोल बजा रहे हैं, बहुत खोखला है। बिहार में 94.5 लाख परिवार ऐसे जी। जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन का पॉडकास्ट शो और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। देखिए, बिहार चुनाव नजदीक आ गया है, महज कुछ दिन बचे हैं चुनाव में और हमारे साथ जो है पॉडकास्ट में आज के खास मेहमान जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कुशवाहा जी, जो डुमरांव विधानसभा से विधायक हैं भाकपा माले से। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत। अजीत जी, आपको 2020 में वहां की जनता, डुमरांव की जनता आप पे भरोसा जताकर अपनी जिम्मेदारी सौंपी प्रतिनिधि के तौर पे। आप विधानसभा पहुंचे और 20 से 25 का कार्यकाल लगभग पूरा होने वाला है। कैसे देखते हैं, आपने क्या किया और इस बार लोग आपके ऊपर भरोसा कैसे दिखा पाएंगे? देखिए, 2020 में जब हम लोग चुनाव में गए जी, तो कई सारे सवाल जनता के थे। लोग तो सबसे पहले यहीं हम लोग जब गए जनता के बीच में वोट मांगने के लिए, तो लोगों ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जनप्रतिनिधियों से जल्दी मुलाकात नहीं होती। जी, हमने लोगों से कहा कि हम ये जरूर क्या होगा चुनाव जीतने के बाद, कितना काम हो पाएगा कितना काम नहीं होगा ये तो दूसरी बात है, लेकिन हम जब चुनाव जीतेंगे तो हम जनता और जनप्रतिनिधि के बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, हम उसको खत्म करने का काम करेंगे। और अब जानिए कि हमने पिछले 5 वर्षों में लगातार अपने क्षेत्र में हमारी उपस्थिति रही है। जी, हम डुमरांव में ही, डुमरांव शहर में जो विधानसभा के मेरे बीचों बीच है, वहाँ पर किराए के एक मकान में मैं रहता हूँ। किराए के मकान हाँ में? बिल्कुल, और वहाँ मेरा कार्यालय है 2 कमरों का। कैसी बात कर रहे हैं अजीत जी, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही है। यहाँ लोग मुखिया बनते हैं तो फ्लैट पे फ्लैट खरीदते हैं, जमीन पे जमीन खरीदते हैं, गाड़ी पे गाड़ी खरीदते हैं। आप तो विधानसभा प्रतिनिधि हैं सर। नहीं तो अभी ये संभव नहीं हो सका है, पता नहीं, आगे देखते हैं। तो वहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ मेरा कार्यालय है। और आप जानिए कि 365 दिन में विधानसभा के कार्यवाहियों को अगर छोड़ दें तो बाकी समय में अगर बाहर कहीं मीटिंग में नहीं जाना हो तो मैक्सिमम समय हम वहीं पर रहते हैं। हमारे कार्यालय सुबह से ही हमारे जगने के साथ शुरू हो जाता है और मेरे पास आने के लिए किसी बिचौलिए की जरूरत नहीं है। पहले जनप्रतिनिधि से, एमएलए से मिलने के लिए किसी न किसी मजबूत आदमी को पकड़ना होता था कि ये भैया तनी चला विधायक जी से भेंट करा दे जी। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डायरेक्ट लोग आते हैं। हाँ अजीत भैया तनी काम बा मिले के बाद सीधे आते हैं लोग, हम उनका काम करते हैं। और हमारे कार्यालय में देखिएगा तो दवाखाना की तरह भीड़ होता है। कभी आप किसी से पता भी कर सकते हैं, दवाखाने की तरह लाइन लगता है, लोग आगे खड़े रहते हैं, हम उनकी समस्याओं को देखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सारे काम तो ठीक है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि के लिए जरूरी है कि वो जनता के बीच में रहे और जनता के प्रति संवेदनशील रहे। तो मैंने इसको एस्टेब्लिश करने का काम किया, अपनी अकाउंटेबिलिटी को स्थापित करने का काम किया और 5 वर्षों में मैंने जो कुछ भी किया उसको मैंने लिखित रूप से किताब के रूप में हमने जनता के सामने प्रस्तुत कर दिया। और ये बिहार में पहली बार ऐसा, पहले भी कोई किया होगा मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये काम किया। अपनी अकाउंटेबिलिटी को हमने स्थापित किया, अपनी जवाबदेही को स्थापित किया। इसलिए मुझे लगता है कि मैं एक जवाबदेह जनप्रतिनिधि के रूप में 5 वर्षों तक अपने क्षेत्र में काम आपने किया। जो रिपोर्ट कार्ड आप दिखा रहे हैं वो काफी अधिक पन्नों के लग रहे हैं, काफी मोटा दिखाई दे रहा है। क्या है इसमें? आपका एक एक कार्य का पूरा विवरण मेंशन किए हैं या आगे काम करने वाला पैटर्न को बताया है? नहीं, देखिए दोनों चीजें हैं। हाँ। एक तो इसमें यह है कि जनप्रतिनिधि को करना क्या होता है। आप एक बात जान लीजिए, जनप्रतिनिधि जैसे एमएलए का काम यह है कि वो अपनी जनता के बीच में जाए और उनसे जुड़े, जुड़ करके उनकी समस्याओं को समझे और उन समस्याओं को ला करके विधानसभा के पटल पर रखे और सरकार पर दबाव बनाए कि वो उनकी क्षेत्र की समस्याओं को समाधान करे। एक एमएलए की जिम्मेदारी यही है और इसको हम लोगों ने बखूबी निभाया है। आप देखेंगे इसमें मुझे लगता है कि अगर सवालों को गिना जाएगा तो विधानसभा में हम लोग दूसरे 1, 2, 3, 4 नंबर में होंगे जिसने सबसे ज्यादा सवाल सरकार से पूछा है। हमने जनता से बताया कि आपने जिस लिए हमें चुना, कि हमारा नारा चुनाव में था माले का या महागठबंधन का, कि हम इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि हम सड़क के सवालों को सदन तक लेके जाना चाहते हैं। मतलब
सड़क से लेकर सदन तक हमारा संघर्ष रहेगा और इसको हम लोगों ने बखूबी निभाने का काम किया। और इस पूरे बुकलेट में हमने जितने बड़े बड़े कार्य करवाए उसके लिए हमने जो संघर्ष किया, जो लड़ाइयाँ लड़ी, उसको हम लोगों ने इसमें मेंशन किया हुआ है। देखिए अजीत जी, आप विधानसभा का जिक्र करते हैं तो मुझे एक रिपोर्ट कार्ड जो आपका है उसके अनुसार जो मुझे पता चला है कि आप लगभग 99% उपस्थिति दर्ज करते हैं विधानसभा के अंदर सदन के कार्यवाही के दौरान। तो आप प्रश्न भी लगातार उठाते रहते हैं युवाओं को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, बेरोजगारी को लेकर। कितना सरकार का सहयोग मिला है इन तमाम चीजों को सॉर्ट आउट करने में? देखिए, विधानसभा में आपकी ज्यादा उपस्थिति रहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ज्यादा सवाल उठाने हैं जी। और हम विधानसभा के साथ साथ राज्य के भी सवाल उठाते हैं, जैसे बेरोजगारी के सवाल, शिक्षकों का सवाल, स्कीम वर्कर्स का सवाल, या विभिन्न कार्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं जो कर्मी हैं, अनुबंध कर्मी, उनके तमाम सवाल। तो ये सारे सवाल हम लोग उठाते रहे। विधानसभा के हर मंच पर विधानसभा में प्रश्न पूछने के कई सारे प्रारूप हैं। हम लोग तारांकित प्रश्न पूछते हैं, अल्पसूचित प्रश्न पूछते हैं, हम लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव डालते हैं, गैर सरकारी संकल्प डालते हैं, शून्यकाल डालते हैं। आपको मैं बताऊं कि शून्यकाल में सवाल जिसको आपको मात्र 10 सेकंड मिलता है बोलने का मौका, उसके लिए हम लोग को 4 बजे भोर में जगना पड़ता है। 4 बजे भोर में जग के जाते हैं विधानसभा में, खुद लाइन लगाते हैं, फिर जाते हैं 6 बजे, फिर जाते हैं 9 बजे, और तब जाकर 12 बजे आपको 10 सेकंड बोलने का मौका मिलेगा अपने क्षेत्र के लिए। तो ये काफी बड़ा संघर्ष है और हम लोगों ने इसको बखूबी निभाने का काम किया। एक आपके रिपोर्ट कार्ड में एक लाइन किसी कवि का मेंशन है, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्या मैसेज है इस लाइन का सर, क्या कहना चाह रहे हैं आप? नहीं, ये कवि शैलेंद्र हैं जो आरा जिला के रहने वाले थे। हाँ। और उनका ये गीत है कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। तो ये बहुत आपको इंस्पायर करने वाले लाइन है और ऐसा लगता है कि स्वर्ग जो है वो दूसरी जगह पर नहीं है और एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जनता के लिए उनके तमाम अधिकार उनके पास ला करके रखे, उनके कदमों में रखे, ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ मिल सके। तो उनके लिए जो हम दे सके, हम जो कहते हैं ना कि भाई आपके लिए हम एक बेहतर समाज बनाना चाहते हैं, बिल्कुल, जहां आपकी अनुभूति स्वर्ग जैसी होनी चाहिए, तो वो बनाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो इसलिए हम मानते हैं कि कवि शैलेंद्र की पंक्तियां हमारे जीवन में काफ़ी प्रासंगिक है और हमें उसको निभाने का मौका मिला है, तो हमें उसको पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप युवा हैं अजीत जी, और आप जिस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो भाकपा माले है और ऐसा माना जाता है कि ये जनसंघर्षों की पार्टी है। आपका विचारधारा, पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है, लेकिन 2020 के चुनाव के पहले जो आपकी पार्टी ने अलायंस किया इंडिया अलायंस के साथ, तमाम घटक दलों के साथ, मेन तौर पे देखा जाए तो राजद और कांग्रेस के साथ, राजद को अगर हम देखें तो राजद के तेजस्वी यादव की पार्टी है और उस पर लगातार अलग अलग तरह के आरोप लगे हैं, चारा घोटाला हो या चारा चोरी हो, अलग अलग तरह के आरोप हैं। कैसे मैनेज करते हैं इन चीजों को लेकर? नहीं, देखिए, आरोप लगाना तो बहुत आसान है राजनीति में, आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं। अब देखिए, एक ही केस में जगन्नाथ मिश्रा जी को कोई सजा नहीं हुई और लालू जी को अभी तक प्रताड़ित किया जा रहा है। तो कैसे मान लिया जाए कि एक ही आदमी दोषी है? तो न्याय की प्रक्रिया को भी जिस तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश हो रही है, ये कहीं से भी ठीक नहीं है। और हम लोग मानते हैं कि लालू जी पिछड़ों की आवाज़ थे, उन्होंने गरीबों को आवाज़ देने का काम किया, और शायद जब गरीबों की आवाज़ें उठती हैं तो उसको दबाने के लिए बड़े बड़े लोग कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि लालू जी को काफ़ी सताने की कोशिश की गई है और इसीलिए हम लोगों का उनके प्रति काफ़ी संवेदना है और हमें कोई अनकंफर्टेबल हम लोग नहीं है राष्ट्रीय जनता दल के साथ। इसलिए कि हमारा जो सामाजिक वर्गीय दोनों पार्टियों का जो आधार है वो काफ़ी मिलता जुलता है और माले और राजद के मिलने से महागठबंधन ज़्यादा मजबूत हुआ है। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि बड़े बड़े दुनिया के पत्रकारों ने भी इस बात को मेंशन किया। आपने देखा कि जब से हम लोग महागठबंधन में आए हैं 2020 से 20 में जिस इलाके में पार्टी हमारी मजबूत है, शाहाबाद, मगध, यहाँ पर बड़ी संख्या में सीटों को हमने जीता। शाहाबाद के में आरा, बक्सर, कैमूर, रोहतास में 22 विधानसभा की सीटें, जिसमें 20 हम लोग जीते। लोकसभा की सारी सीटें हम लोगों ने जीत ली और इसलिए वहाँ का जो मजबूती है हमारा और राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पार्टी के कैडर्स के बीच का जो एकता है वो बहुत शानदार है
और ये जो भी गठबंधन है ये सिर्फ दो नेताओं के चाहने से नहीं है जी, बल्कि हमारी जो जनता है जो हमें सपोर्ट करती है, जो पार्टी का कैडर है, ये उन लोगों के विचार विमर्श पर यह गठबंधन हुआ है। देखिए आप सीट का जिक्र कर दिए, आपका सक्सेस रेट पिछले चुनाव में काफी बेहतर रहा था और उसके आधार पे इस बार सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला तय हो रहा है, कितना संतुलन बन गया है, उस पे या भी बातचीत होनी बाकी है? देखिए इसमें संतुलन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। हाँ। और महागठबंधन में सभी दलों को उनके हिसाब से, उनके क्षमता के हिसाब से उनको सम्मान मिलेगा, ऐसी उम्मीद हम लोग को है और उम्मीद है कि मिल भी रहा है। और इस दिशा में हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा है जी कि अधिक से अधिक जिलों में भाकपा माले को सीट मिलना चाहिए। इसलिए कि जिन जिलों में भाकपा माले लड़ रहा है वहां महागठबंधन को दलितों का, अति पिछड़ों का एक बड़ा सेक्शन वोट कर रहा है। बिल्कुल, क्योंकि भाकपा माले की क्रेडिबिलिटी उनके अंदर है और वो भाकपा माले पर भरोसा करते हैं, क्योंकि माले ने उनके लिए जान दिया है, माले के लोग उनके लिए खड़े होते हैं हमेशा। तो इसलिए मैक्सिमम जिलों में हमें सीट अगर मिलेगी तो निश्चित तौर पे महागठबंधन को इसका लाभ होगा। लेकिन सर आते हैं आपके क्षेत्र पे, आपका स्थानीय क्षेत्र पे आते हैं जहां से आप प्रतिनिधि हैं। आपका जनता दरबार जो कह रहे हैं, आप सुबह से हम जगते हैं तो जनता के लिए तैयार रहते हैं। क्या लगता है जो अधिकांशतः लोग आपके पास समस्या को लेकर आते हैं, किस लेवल की परेशानी लोगों के बीच है, किस तरह से लोग परेशान हो रहे हैं इस व्यवस्था से? देखिए समस्याएं कई प्रकार की है। हाँ। सबसे ज्यादा समस्या तो लोकल झगड़ा विवाद का रहता है जी, अंचल से बहुत लोग पीड़ित है। किसी हाँ। का म्यूटेशन नहीं हो रहा है, किसी का रसीद नहीं कट रहा है जी, और भारी भ्रष्टाचार है अंचलों के अंदर। कर्मचारी सब, अधिकारी सब मिलकर के कोई काम बिना पैसा का नहीं हो रहा। तो इसके लिए ज़्यादा लोग अप्रोच करते हैं। बाकी कोई बीमार है, किसी को हॉस्पिटल में दिखाना है, किसी को मुख्यमंत्री चिकित्सा राहत कोष से पैसा लेना है तो विधायक अनुशंसा पर मिलता है, किसी का बिजली बिल ज़्यादा आ गया जी, यहाँ तक कि भाई घर में सास पतोह का भी झगड़ा होता है, उसके लिए अब चूंकि हम इजीली अवेलेबल है, इसलिए किसी भी विवाद के लिए, किसी का टोटी टूट गया जी, वो भी आ जाता है कि सर हमारा देखिए टूट गया है, जुड़वा दीजिए। ट्रांसफार्मर जल गया, तार गल के गिर गया, कुछ भी, मतलब ऐसी ऐसी समस्या आप समझ नहीं सकते हैं। छोटी छोटी समस्या, मैं इसको अपनी उपलब्धि मानता हूँ। एक हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मेरे पास बहुत छोटा सा समस्या आ गया कि सर देखिए ना हमारा लाइन नहीं जोड़ रहा है। हाँ। मिस्त्री घर में कई दिनों से जा रहे हैं। तो कहते बोला बताइए इतना छोटा समस्या लेके एमएलए के पास आते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल, हमारे लिए छोटा है क्योंकि हम एमएलए हैं, आपके लिए छोटा है क्योंकि आप बड़े आदमी हैं, उनके लिए बहुत बड़ा समस्या है। और हम समझते हैं कि आपके पास अगर छोटी छोटी समस्याएं आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आप छोटे छोटे लोगों के बीच में काफी लोकप्रिय है। क्या बात है, बहुत अच्छा लाइन बोले। लेकिन हमें लगता है दो सवाल इससे निकल के आ रहा है। पहला तो ये, आपने अंचल की बात किया, अंचल में क्या करप्शन का लेवल है? क्या लग रहा है नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल्योर है करप्शन को रोकने में? अंचल में कोई काम बिना पैसे का नहीं होता आजकल। क्या बात कह रहे हैं, एकदम हकीकत है आपके। आप एज ए प्रतिनिधि जाते हैं, लोगों की समस्याओं को लेकर अंचलाधिकारी से बात करते होंगे, तो क्या रिस्पॉन्स सही मिलता है सर? हमने बोला अंचलाधिकारी से कि भाई इनका म्यूटेशन कर दीजिए। हाँ। सही है, बोला कि ठीक है सर जी। फिर बोला कि सर देखिए ना इनका ये कागज नहीं है जी। हमने बोला ठीक कागज लेकर जाएंगे। उसको उनको लटकाए 1 महीना कर दिया जी। अंत में पता चला कि 5,000 रुपया लिया कोई उनका कर्मचारी जी, और भूल गया कि कौन कौन कागज खराब है, काम हो गया। और हम लोग जब उनका कंप्लेन करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पहलू इसका ये है हाँ। कि हमें मालूम है कि यहाँ थाना है पैसा ले रहा है, ये अंचल है पैसा ले रहा है, या ये विभाग है जो पैसा ले रहा है जी। हमें पता है कि आंगनबाड़ी में जो सीडीपीओ हैं वो सभी आंगनबाड़ी केंद्रों से पैसा का वसूली कर रही हैं, ये हमें पता है। हम कंप्लेन भी कर रहे हैं, असेंबली में क्वेश्चन कर रहे हैं, बावजूद इसके किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारा कंप्लेन गया मंत्री के यहाँ, वहाँ से फोन गया, अरे भाई विधायक जी तुम्हारा कंप्लेन कर रहे हैं। अब पता, ये तो विधायकों का कंप्लेन मंत्रियों का पैसा कमाने का जरिया हो गया। क्या बात है, हम कंप्लेन किए तो मंत्री जी के पास सब अधिकारी पैसा लेके जा रहा है, मैनेज हो गया। तो जब तक कार्रवाई नहीं होगा एमएलए के कंप्लेन पर जी। आज बिहार की ये स्थिति है, इन्होंने विधायिका को इतना कमजोर किया सरकार ने, नीतीश सरकार ने, कि एक विधायक एक थानेदार का भी ट्रांसफर नहीं करवा सकता। कोई थानेदार करप्ट है, कोई थानेदार गरीब के खिलाफ काम कर रहा है या आम आदमी के खिलाफ काम कर रहा है, और कोई एमएलए चाहे कि हम एक लेटर लिखें और इस पर थानेदार सस्पेंड हो जाए, नहीं हो सकता। इसीलिए सिस्टम चलेगा कैसे? सिस्टम तो तब बेहतर तरीके से चलेगा जब लोकतंत्र के चारों खंभे अपना काम मजबूती से करेंगे। लेकिन यहाँ सीधे मुख्यमंत्री और उसके बाद सारे उनके अधिकारी, बाकी ना कोई, किसी का कोई नहीं सुनता।
हाल फिलहाल एक वीडियो वायरल हुआ था, एक कर्मचारी और आपके बगल से आरजेडी से विधायक थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, यहाँ से शाहपुर से थे, शाहपुर के विधायक राहुल तिवारी। नहीं, उनका क्या नाम था, ये टोपी वाले भैया, भाई वीरेंद्र। हाँ, मनेर। हाँ, कुछ दिन पहले मनेर विधायक भाई वीरेंद्र जी की एक वीडियो क्लिप वायरल हुई थी, जिसमें लगातार चर्चा काफी वायरल हुई और काफी अलग अलग लोग अलग अलग तरह के रिएक्शंस भी दिए। क्या कहेंगे उस पे, इस तरह की चीजें जो चल रही है? अगर सर परीक्षाओं में, कॉम्पिटिटिव की परीक्षाओं में जनरल नॉलेज के सवाल क्यों पूछे जाते हैं जी? क्यों ये सवाल होता है कि आपका मुख्यमंत्री कौन है, आपका प्रधानमंत्री कौन है, आपका राष्ट्रपति कौन है जी? कोई कर्मचारी के पास इतना जनरल नॉलेज नहीं है कि उसका एमएलए कौन है। वो 2 साल से 3 साल से काम कर रहा है जी, ये कैसे उसको नहीं पता है? ये गलत बात है बिल्कुल। ऐसे कर्मचारियों को कैसे काम करवा रहे हैं इनसे जी? इतना बड़ी आबादी में 3 लाख वोटर्स में एक एमएलए होता है। लेकिन एक बात बताइए, भाई वीरेंद्र जी का जो एमएलए है अभी राजद से, उनका जो बोलने का टोन था वो कितना तक सही? देखिए वो अलग बात विषय है, दोनों अलग अलग विषय। उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला, गुस्सा में आदमी थोड़ा सा बोल भी देता है जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि आप वहां के कर्मचारी हैं जी। आप कह रहे हैं कि हम एमएलए को नहीं जानते हैं। ये सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल बात है ना जी। इस पर तो एक्शन होना चाहिए उनके ऊपर। तो अभी देखिए, चलिए आपके क्षेत्र में फिर से हम आते हैं। आप जनता दरबार में लगातार कहते हैं कि घर का झगड़ा भी हमारे पास पहुंचता है, तो अभी तक प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा पहुंचा है कि नहीं? पहुंचता है, क्योंकि आज के समय में आप यूथ हैं और हमें लगता है युवाओं से आप बच नहीं पाएंगे। प्रेमी प्रेमिका का झगड़ा पहुंचता है, नया नया शादी होता है, उनके पत्नी में तनाव हो जाता है जी, उनका झगड़ा आता है। हाँ, मैं बहुत विनम्रता से उनको सुलझाने का कोशिश, और इसमें मेरा सक्सेस रेट बहुत है। हाँ, मैंने दोनों को समझा बुझा करके कई सारा घर बसाने का काम किया। हमें लगता है आप युवा हैं, इसलिए युवाओं की भावनाओं को समझते हैं, इसलिए इस काम में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। शायद हो सकता है। चलिए, आपकी शादी हो गई है? हाँ, शादी हो गई। क्या लगता है कब शादी किए हैं आप? शादी हम 2022 में। कैसे किए थे? शादी जैसे होती है वैसे ही हमने किया। विधिवत हुई थी शादी? कहीं से हमें पता चला कि आपकी शादी मात्र 10 मिनट में हो गई थी। हाँ, हम लोगों ने ऐसे ही, मतलब मुझे ऐसा, ये मैं मानता हूँ, मेरी मान्यता है जी, कि शादी का मतलब बहुत जो इतना आयोजन, इतने खर्चे और ये सब कुछ हो रहा है, ये फजूल खर्ची है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। जी। शादी का मतलब है आपके 2 व्यक्तियों का रिश्ता हो गया और लोग इससे जागरूक जान गए कि आप पति पत्नी के रूप में अब रहेंगे और आप रहना शुरू कर दिए। मतलब आपके रिश्ते को एक सामाजिक सहमति प्राप्त होती है और शादी का ही मतलब है, इसीलिए आप बैंड बाजा बाराती सब जाता है कि सब लोग जान गए भाई पति पत्नी है, ताकि आपके रिश्ते को कोई अवैध नहीं कह सके। तो इसलिए हम लोगों ने बहुत सिंपली, आपने जूटा, आप माला पहनाए, उन्होंने आपको माला पहनाया। एक अर्जक संघ का एक विधि है जी, बहुत सिंपल। आप माला पहनाते हो और एक शपथ पत्र होता है जी, उसको दोनों लोग पढ़ देते हैं। दोनों ने शपथ ले लिया कि हम दोनों एक दूसरे के साथ सुख में, दुख में, गम में, खुशी में रहेंगे जी। हो गई शादी। हो गई शादी। शादी होने के बाद जिम्मेदारी आपकी बढ़ गई है। जिम्मेदारी इस रूप में बढ़ी है कि पहले आप आज़ाद होकर के लोगों के साथ जुड़े रहते थे, आज आपकी आज़ादी में एक और जिम्मेदारी बढ़ी है पत्नी की, और वो उनकी कंप्लेंट्स आपसे रहती होगी कि आप तो मुझे समय ही नहीं देते। देखिए, सोशल लाइफ में तो ये चैलेंज हमेशा आपके जीवन में रहेगा कि आप फैमिली के मेंबर्स को टाइम नहीं दे पाएंगे, इवन किसी मेंबर को टाइम नहीं दे पाते, अपने माता पिता को भी नहीं दे पाते हैं जी, तो पत्नी को भी नहीं दे पाते हैं, तो पत्नी का तो कंप्लेंट रहेगा ही। लेकिन यही बात सही है कि पत्नी का काफ़ी सकारात्मक सहयोग भी रहता है जी, और इसीलिए आज भी हम लोग बहुत खोल करके पहले की तरह जनता के बीच में रहते हैं जी, और उनके तरफ से इस तरह का कोई विशेष कंप्लेन नहीं रहता है। इतना तो जरूर रहेगा कि भाई थोड़ा बहुत समय हमारे लिए भी निकाला करिए, और हम लोग कोशिश करते हैं लेकिन हम लोग इसमें पूरा सफल नहीं हो पाते हैं समय देने में। लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है, मैंने अब चल रही है गाड़ी, संतुलन बनी रहती है। संतुलन बना। आपसे एक सवाल और व्यक्तिगत जीवन से भी ले लेंगे। आपके पूरे परिवार में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको पॉलिटिकल कैरियर में कौन देते हैं? देखिए, सब परिवार के सारे सदस्यों का सपोर्ट है। शुरू में माँ का सपोर्ट रहा, जब हम लोग पढ़ते थे जी, और उस समय पढ़ाई से ही हम लोग पॉलिटिक्स में आ गए, तो सभी की माँ चाहती हैं कि भाई बेटा नौकरी करता है, ये कहाँ बिना मतलब का झंडा लेकर के घूम रहा है। और उसमें भी हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में थे, जहाँ लोग ऐसा समझते हैं कि पता नहीं क्या होने वाला है जी। तो सबसे पहला सपोर्ट तो उनका था। पिताजी का सपोर्ट हुआ, मेरे दादाजी का भी उस समय वो थे जब तक जीवित, उनका सपोर्ट था। भाई बहनों का
सबका सपोर्ट रहा, और अभी फिलहाल पत्नी है तो इनका भी सपोर्ट है। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी बहुत बड़े घराने से होंगे, बहुत पैसे वाले? अरे नहीं सर, हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है। हाँ। मेरे दादाजी फौज में नौकरी करते थे और भूमिहीन थे, उनके पास एक धूर जमीन नहीं था जी। फिर मेरे पिताजी भी फौज में गए नौकरी करने, और कुल मिला करके दोनों लोगों ने मिल करके 3-4 बीघा ज़मीन किया है जी। वही ज़मीन अभी हम लोगों के पास है। हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे। ये है कि मेरे पिताजी ने हम लोग के पढ़ाई को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जी। गांव से आरा शहर में वो ले आए, वहाँ कमरा लेकर के किराए पर हम लोग पढ़ाई करते थे। वहाँ से कॉलेज में गए, तो कॉलेज में जाने के बाद राजनीति की तरफ रुझान आया, और हमें ये बात महसूस हुआ कि आप जिस वर्ग से आते हैं, या जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से आते हैं, या जिस आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं जी, वहाँ की बात करने के लिए आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़ेगा, क्योंकि यही एक मंच है जहाँ आप खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का, अपने जैसे लोगों का आप रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। और मुझे लगा कि ये रिस्क हम लोग को लेना चाहिए। उस समय के राजनीति में हम लोग ग्रेजुएशन 2008 में हमने कंप्लीट किया, तो उस समय ये बात स्थापित हो चुकी थी कि पैसे वाला पॉलिटिक्स करेंगे, बालू माफिया होना पड़ेगा या कोई और होना पड़ेगा जिसके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, उनसे चैलेंज था। लेकिन हमने सोचा कि कुछ तो दुनिया को बदलने के लिए आपको कोशिश करनी ही होगी। फिर हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं, क्यों इन्हीं का बात जनता सुनेगी, एटलीस्ट अल्टीमेटली तो जनता को अपना मत देना है। तो अगर कोई विकल्प जनता के बीच में नहीं रहेगा, अच्छा विकल्प नहीं रहेगा, तब तो बालू माफिया आसानी से जीतता ही रहेगा, अपराधी जीतते ही रहेंगे। तो हम घर बैठ करके पढ़े लिखे लोग अखबार खोल करके और रोज गाली देते रहेंगे, अपराधियों का हो गया है, इनका राज हो गया। अरे आप कुछ कर नहीं रहे एफर्ट। तो इसलिए हमने निर्णय लिया कि हम इसमें एफर्ट लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे, और तब हम राजनीति में आए। हमने फुल टाइम पॉलिटिक्स को चुना। हाँ। और जनता के बीच में हम लोगों ने इस बात को स्थापित किया, और हमने इस बात को कहा, और जनता ने भी, हम ही नहीं, जनता ने भी स्थापित किया। हमारे जैसे लोगों को वोट दे करके, चुनाव जिता करके जनता ने भी स्थापित किया कि सिर्फ पूंजी और पैसे वाले राजनीति में नहीं आ सकते, बल्कि वो नहीं आ सकते, हमेशा ही जनता के लिए लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोगों को राजनीति में जनता को चुनना चाहिए। 2020 में चुनाव में कितना पैसा खर्च किए होंगे आप? हम लोग के चुनाव में सर बहुत कम खर्च होता है। बहुत हाई फाई चुनाव हम लोग नहीं लड़ते हैं। हाँ। और उतनी हमारे कैपेसिटी भी नहीं है, उतना हमारे पास संसाधन भी नहीं थे। हम लोगों के पास पैसा भी नहीं था। दोस्त मित्र सब मिल करके उन्होंने चंदा दिया, उसी से हम लोग चुनाव लड़े। मैक्सिमम 8-10 लाख रुपया खर्च हुआ होगा बस। हाँ, ऐसा लोगों का मानना है कि एक मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 50 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। हाँ, तो अब जनता के बीच में नहीं है, अचानक कहीं पैसा कमा रहे हैं, दारू का दुकान खोले हुए हैं, चुनाव लड़ने आ जाएगा तो पैसा नहीं दीजिएगा। हाँ। हम लोग जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। हमने बताया कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं और आने वाले समय में भी लड़ेंगे, और उसी जिम्मेदारी के साथ आज भी हम लोग हैं, लड़ रहे हैं। हमने पिछले 5 वर्षों में कई सारे बड़े कार्य अपने क्षेत्र में हमने किया, जिसको मैंने चिन्हित किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है। जैसे आप समझ लीजिए कि हमने अपने क्षेत्र, हमारा क्षेत्र पटना से 150 किलोमीटर दूर, बिल्कुल, और उतना ही दूर बनारस है। आप समझ लीजिए कि नीतीश सरकार इतना विकास का नाम ये लोग लेते हैं जी। 20 वर्षों में आज तक बक्सर जिला में एक आईसीयू तक नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एक आईसीयू नहीं, आप समझ लीजिए। एक गरीब आदमी जो प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जा सकता, उसका सांस का घट जाएगा जी, पल्स घट जाएगा, 100 से घट के अगर 80 हो जाएगा तो क्या होगा उसका, बताइए। उसको आईसीयू नहीं मिलेगा। आईसीयू है नहीं, पूरे बक्सर में कहीं नहीं है। नहीं, सरकारी अस्पताल। हाँ, मतलब सरकारी अस्पताल नहीं है आईसीयू, बक्सर सदर में है नहीं, कहाँ होगा? तो अब क्या लग रहा है? अब 5 साल में हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी। हाँ। और हमने सरकार के सामने सवाल उठाया। हमने कहा कि मेडिकल कॉलेज की जरूरत है उस इलाके में जी। बहुत पहले 2016-17 में चर्चा हुआ था कि मेडिकल कॉलेज खुलेगा, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला। हमको लोगों ने बताया, तब हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया। क्वेश्चन करने के बाद तब तक हम लोगों को सरकार में आने का मौका मिल गया 17 महीने के लिए जी। तो सरकार में जब आने का मौका मिला तो हमारे लिए चीज़ें थोड़ा इजी, आप सरकार में रहते हैं तो आपके लिए चीज़ें इजी रहती हैं, विपक्ष में रहते हैं तो बहुत कठिन होते हैं। विपक्ष को कई बार दबाने की कोशिश की जाती है। तो उस समय स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी जी थे, हम उनसे मिले। हमने कहा कि सर, प्रपोजल है कि पूरे बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनेंगे, तो हम चाहते हैं कि पहला जिला मेरा हो। तो उन्होंने कहा कि चाहते तो आप सही हैं, लेकिन अब तो सीएम को करना है, कैसे होगा? तो हम बोले आप पहले रेडी हो जाइए। उनको चिट्ठी मैंने दिया, बोले कि आप सीएम से ही मिलिए। हम सीएम के यहाँ गए। हमने कहा, हमने बहुत लॉजिकल बात रखा। हमने उनसे यही बात कहा। सीएम साहब बैठे हुए थे, मैं था, मैं अपना एप्लीकेशन लेके गया हुआ था। वो बोले कि बोलो क्या करना चाहते हो। हम लोग तो ऐसे ही आप देख रहे हैं।
तो हमने कहा कि सर 150 किलोमीटर दूर पटना से और 150 बनारस से हम हैं सर। आप इतना समझ लीजिए कि हमारे यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई ब्रेन हेमरेज हो जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाए, तो हम लोग सर अस्पताल नहीं जाते हैं, हम लोग सीधे स्वर्ग में चले जाते हैं। तो सर शुरू कर दीजिए। तो बहुत प्रभावित हुए। वो उनके पीछे अधिकारी थे, ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके इशारा किया, बोले कि ये लो। उन्होंने लिया, हम गए और आपसे बता रहे हैं कि 1 हफ्ता के बाद हमें खबर आया कि आपके मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास फलना तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश जी और तेजस्वी जी करने वाले हैं। क्या बात है। और शिलान्यास हुआ और आज तेजी के साथ काम लगा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि 26-27 तक हम बना देंगे, तो हमारे इलाके के लाखों लोगों को हम बेहतर मेडिकल सुविधाएं दे पाएंगे। तो ये लड़ाई है, आप विधानसभा में लड़ करके आप अपने क्षेत्र के लिए सुविधाएं दिलाते हैं। हमने वहाँ, आप समझ लीजिए कि राजा राजवाड़ों का इलाका हमारा माना जाता है, बिल्कुल, लेकिन रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था। अच्छा। बक्सर जिला में 2 अनुमंडल हैं, बक्सर अनुमंडल और डुमराव अनुमंडल। और डुमराव अनुमंडल में 7 प्रखंड है, बक्सर अनुमंडल में 4 प्रखंड है। बावजूद इसके 7 प्रखंड वाला अनुमंडल में रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, 4 प्रखंड वाले में लोग जाते थे कराने। हमने कहा तो भाई अन्याय है। हमने असेंबली में क्वेश्चन किए तो सरकार को झुकना पड़ा और 2022-23 में ही हमने वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस भी खुलवा दिया। मतलब आप इस बात को बताकर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि सरकार भी कहीं ना कहीं आपके साथ खड़ी हुई? नहीं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संघर्ष करने से चीजें कैसे हल होती हैं। हम बताना चाहते हैं कि असेंबली जो मंच मिला है हमको, वहाँ जनता की बातों को लॉजिकल तरीके से और मजबूती से रख करके अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराया जा सकता है, सरकार से कराया जा सकता है। चलिए, ये तो आप पिछले 5 साल का अपना कार्यकाल का कुछ विवरण बताए, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे, आपके डुमरांव की जनता ये भी जानना चाहेगी कि अगले 5 साल जब आप भरोसा जताएंगी, वहां के लोग जताएंगे, तो आगे आप क्या करने वाले हैं? वही मैं बता रहा हूँ। पहला काम तो ये था कि पिछले 5 वर्षों में जो भी हमने सैंक्शन कराया, जैसे आप समझ लीजिए कि डुमरांव उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम से जाना, बिल्कुल उनका जन्म वही हुआ। लेकिन ये बहुत दुखद है कि आज़ादी के 78 वर्षों तक डुमरांव में उनके नाम पर एक चबूतरा तक नहीं है। मैं असेंबली में गया, मेरा भाषण भी है, मैंने कहा कि भाई हम जहाँ से आते हैं वहाँ के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म हुआ, जिनकी शहनाई की जादू पूरी दुनिया में गूंजती है और जिन्हें भारत रत्न मिला, उनके नाम पर कुछ भी नहीं है। वो तो ऐसे ही भारत रत्न है, उनको पहचान की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारे डुमरांव जो उनकी जन्मस्थली है, उसको उनके नाम पर पहचान मिलनी चाहिए। तब जाकर लड़ते भिड़ते 2025 में इन्होंने सैंक्शन किया और ये हमारी जीत है। ये सवाल सिर्फ हमने उठाया और इसमें हमारी जीत हुई और कला महाविद्यालय का सरकार ने नोटिफिकेशन किया, हमने सरकार से करवाया। तो ये इसको बनवाने की जिम्मेदारी हमारी होगी। मलई बराज नामक एक परियोजना है जो 2012 में, जिसका शिलान्यास हुआ, 16 में काम लगा, 25 तक नहीं बना। उसके लिए 5 वर्षों से हम लड़ रहे हैं, उससे हमारे लाखों किसानों को लाभ होगा। तो वो भी 2025 में अभी जाकर के उसको नोटिफिकेशन किया गया। तो उसको भी हमको बनवाने की जिम्मेदारी है आने वाले समय में। डुमरांव में बाईपास हमने 21 में स्वीकृत कराया। सरकारी अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उसमें काम शुरू नहीं हो पाया, लेकिन हमारी अगर सरकार बनेगी तो उसको हम लोग तेजी से काम करवाएंगे। इसके अलावा एजुकेशन के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में, आप समझिए, मैं मानता हूं एक बात को कि अगर आप 3 चीज कर लेते हैं, आप सबको बेहतर शिक्षा, सबको बेहतर चिकित्सा और सबके हाथ में काम दे देंगे, पलायन अगर रोक देंगे, तो आप समझ लीजिए कि फिर आपको जनता के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। जनता खुद अपने विकास के रास्ते तय कर लेगी, विकास के रास्ते तय कर लेगी। आप देखिए, रोजगार की बात किए तो मुझे बात याद आ गई, माननीय नीतीश कुमार की सरकार जो है चुनाव से ठीक पहले घोषणाओं की अंबार कर दी है। चाहे 125 यूनिट बिजली फ्री की बात करें, जीविका दीदी को 10,000 रुपए से लेकर 2 लाख तक की लोन देने की बात करें, या अलग अलग तरह के लोन सिस्टम जो है वो डेवलप किए हैं, व्यवस्था को बनाए हैं चलाने के लिए। क्या कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, पिछले 5 वर्षों से हम लोग जितने सवालों पर लड़ रहे हैं, इन्होंने बीच में कुछ नहीं किया। जैसे आप देखिएगा असेंबली के बहसों को, पिछले 5 सालों को कई बार हम लोगों ने इस सवाल को उठाया कि आप वृद्धा, विधवा और दिव्यांगों के साथ मजाक कर रहे हैं। 400 रुपया भी कोई रुपया होता है? चला खैनी नहीं खरीद सकता आदमी 1 महीने तक, और आप 400 रुपया दे रहे हैं। हमने कहा कि रसोईया बहनों को आप मात्र 1650 रुपया महीना देते हैं। आप महिलाओं का नाम लेते हैं, आशा को फ्री का वर्कर बनाए हुए हैं। आप आंगनबाड़ी और सेविका सहायिकाओं को कुछ नहीं देते, मेहनताना के नाम पर उनको ऐसे ही उनका शोषण हो रहा है। तो ये सारी लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, पिछले समय जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण हुआ इस राज्य में, उसने तो बिहार के चेहरा को ही स्पष्ट कर दिया कि ये जो विकास का ढोंग बजा रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं, बहुत खोखला है। उसमें आया कि बिहार में
94.5 लाख परिवार ऐसे हैं जी जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। 94 लाख परिवार जी, ये तो आंकड़ा है, सरकार हम ही लोगों ने करवाया था जब हम महागठबंधन की सरकार में गए थे जी। तो 94.5 लाख परिवार ऐसा है जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है। 94.5 लाख मतलब जोड़ लीजिए आप, एक आदमी में 5, 6, 7 अगर सदस्य जोड़ लेते हैं तो लगभग 5 करोड़ लोग जी। आबादी बिहार की 13 करोड़ मानी जाती है। 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है। अगर उनका एक दिन का आमदनी जोड़िएगा तो 40 से 50 रुपये है। जी। कैसे बिहार विकसित हो गया? आप यहाँ का प्रति कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, आदमी के जीवन स्तर में सुधार नहीं हुआ, पलायन नहीं रुका और मोदी जी विशेष राज्य का दर्जा दे नहीं रहे हैं तो बिहार का डेवलपमेंट कैसे हुआ? उस समय हम लोगों ने निर्णय लिया कि ऐसे सभी गरीबों को सरकार 2 लाख रुपए देगी। लेकिन क्या हुआ? नहीं दिया 2 लाख रुपया। 3-4 साल मिलाकर के 1 लाख लोगों को 2 लाख रुपए का पहला किस्त 50,000 रुपया दिया गया। हमने उठाया सवाल, 94.5 लाख लोगों को देना है और 3 बरिस में 1 लाख आदमी को आप 50,000 रुपया दे रहे हैं तो उनको देने में कितना टाइम लगेगा? आप गुणा कीजिएगा तो पता चलेगा कि 250 वर्ष लगेंगे। अब आप सोचिए, अब देखिए, जो देना था ये तो दे नहीं पाए, जनता इनके खिलाफ थी, जनता हम लोग के सपोर्ट में थी। हमने 5 साल में लड़ते हुए ये मैंडेट तैयार किया कि सरकार आपके साथ अन्याय कर रही है, आपकी गरीबी साफ तौर पे दिख रही है। तो अब इनको लग गया कि बाप रे होगा क्या जी। तो अब इन लोगों ने बौछार शुरू किया, पैसों का बौछार शुरू किया, सारे स्कीम्स में पैसे बढ़ाने शुरू किए। हम तो दावे के साथ कह रहे हैं जी कि बिहार की जनता इस बार एनडीए वालों को क्षेत्र में घुसने तक नहीं देती, लेकिन ये स्कीम्स की बौछार करके ये चाहते हैं कि इस बार हम लोग वोट ले लें। लेकिन जनता इस बात को समझ रही है। 10,000 महिलाओं को दे रहे हैं जी। कह रहे हैं कि आप 10,000 में कोई बिजनेस शुरू कीजिए, आपका बिजनेस अच्छा होगा तो हम आपको 2 लाख रुपए देंगे। हम तो पूछना चाहते हैं आपके चैनल से जी कि 10,000 रुपए में कौन बिजनेस शुरू होगा जी? 10,000 में 2 बकरी मिलेगा? हो सकता है गोलगप्पा बेचेंगे। कैसे बेचेंगे? सब्जी बेच लेंगे। गोलगप्पा का ठेला बनाने में 20,000 रुपए लग जाएगा सर। आप जाइए बनवाने। सब्जी का ठेला कहाँ से जमीन पर रख के बेचिएगा? ठेला बनवाइएगा ना जी, तो ठेले बनवाने में 20,000 रुपया लगता है। 10,000 में कै गो मुर्गी मिलेगी और कै गो बकरी मिलेगी जी। खस्सी का मीट कैसे मिल रहा है? आप खाते होंगे, 800 रुपये किलो मिलता है, 700 रुपये। बिल्कुल। तो बकरी का रेट सोच लीजिए क्या होगा। बिल्कुल। 10,000 में क्या बिजनेस शुरू होगा? ये 10,000 रुपये देने का आज ही हिंदुस्तान अखबार में छपा है कि ये डेट ली है दिसंबर तक, 19 दिसंबर तक जी। मतलब कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद भी लोगों के खाते में 10,000 रुपये आते रहेंगे। कुल मिला करके ये जनता को, एक हम लोग भोजपुरी में कहावत करते हैं कि भाई बूट पर बानर बजाओ तरह जी। तो ये बूट पर बानर बजाने की योजना है, ये सक्सेस नहीं है। गांव-गांव की महिलाएं कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार है। गांव-गांव में तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का कर्ज से महिलाएं दबी हुई हैं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। चलिए, आप स्वास्थ्य व्यवस्था की बात किए और हमें लगता है आपके कार्यकाल के दौरान ही कोविड जैसी महामारी भी आई थी। उस समय अजीत कुमार कुशवाहा कैसे खड़े थे आम जनता के साथ? कोविड में सर, कोविड से हम लोग की शुरुआत हुई, जैसे ही चुनाव हम लोग जीते कोविड का सेकंड फेज शुरू हो गया। बिल्कुल हाँ। तो हम लोग पूरा टाइम अस्पताल में रहते थे, लोग जानते हैं, पूरा टाइम। और हम लोग को जो भी कहिए, लोगों का प्यार आशीर्वाद कि हम लोग कोविड के शिकार नहीं हो पाए, लेकिन कोविड के पेशेंट हम लोग में टच कर जाते थे, रोने लगते थे। और हम लोग अपने एफर्ट से, मुझे लगता है कि सैकड़ों हजारों लोगों की जानें हमने बचाने का काम कोविड के दरमियान में किया जी। और उसके बाद हमने लड़ाई लड़ी कि अस्पतालों को कैसे डिसेंट्रलाइज किया जाए। हमने उस समय सरकार से सवाल उठाया कि सारी चीज़ें सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, उसको डिसेंट्रलाइज करना होगा हेल्थ सिस्टम को। तो कुछ कुछ चीज़ों को हम लोगों ने बेहतर पिछले 5 वर्षों में किया। हम अपने क्षेत्र में 2 अस्पतालों को हमने नया नया बनवाया, 61 और एक चौगाई, दोनों में पीएचसी को सीएचसी में कन्वर्ट कराया। लेकिन दिक्कत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। आप समझ लीजिए कि मेरे डुमरांव विधानसभा में जितने अस्पताल हैं, अनुमंडल अस्पताल, पीएचसी, सीएचसी सब मिला करके, तो उसमें जितने भी अस्पताल हैं उसमें 65 डॉक्टर्स का पद सृजित है, लेकिन उसमें मात्र 17 डॉक्टर हैं। उसमें 3-4 हमेशा छुट्टी पर रहते हैं। 3 लाख की वोटर का क्षेत्र है सर, कुल मिलाकर के 4.5 लाख 5 लाख लोग रहते हैं विधानसभा क्षेत्र में। आप बताइए कि 10 डॉक्टर 12 डॉक्टर से कैसे चलेगा जी? ये स्थिति है हेल्थ का। तो सरकार तो कर रही है, इनके पास इक्विपमेंट नहीं, इनके पास एक एनेस्थेसिया तक नहीं है। हाँ। एक एनेस्थेटिक्स नहीं है जिसकी वजह से ऑपरेशन हो सके। किसी सरकारी अस्पताल में कोई ऑपरेशन नहीं होता।
जाइएगा, हड्डी टूट गया, ऑपरेशन करना है, डॉक्टर पुर्जे लिख दिया, प्राइवेट में जाइए। आज के समय में देखिए, जब ये बात कह रहे हैं तो मुझे एक सवाल अचानक ही दिमाग में आया कि बिहार में एक ट्रेंड सा हो गया है कि अगर कोई पेशेंट सीरियस कंडीशन में है तो एम्स में अगर एडमिट करवाने की जरूरत हो इमरजेंसी में तो विधायक जी की पैरवी चाहिए, सांसद महोदय की पैरवी चाहिए। क्या लगता है ऐसा केस भी आपके पास आता है? नहीं करता है पैरवी करने से एम्स वाला। हाँ, एम्स वाला कहाँ सुनता है विधायक और एमपी का? आप पैरवी करते रह जाइए। हाँ, डॉक्टरों का मनमानी है और लोकल में डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, देखिए, जब तक लोकल में मेडिकल कॉलेजेस नहीं बनेंगे, इक्विपमेंट नहीं जाएंगे, आईसीयूज, वेंटिलेटर्स नहीं बनेंगे, तब तक अब पटना में कितना आप एकोमोडेट कर पाएंगे? संभव नहीं है। 13 करोड़ का बिहार है और 4 अस्पताल पटना में है, इसमें सबको कैसे आप एकोमोडेट कर सकते हैं? इसके लिए जरूरी है तो, लेकिन इनको तो सिर्फ अपना शेखी बगाड़ना है। चिकित्सा के क्षेत्र में आप ग्राउंड रिपोर्ट लीजिए ना भाई। जब आईसीयू किसी जिला में नहीं है, एनेस्थेटिक्स नहीं है, ये सर्जन के साथ काम करने वाला वार्ड बॉय नहीं है, ड्रेसर नहीं है, कैसे काम होगा? सब कुछ एनजीओ को दे दिया है, दवाई सप्लाई एनजीओ, फलना एनजीओ, सब लूट रहे हैं, मंत्री सब मिल करके। चलिए एक सवाल हम इस पे भी ले लेते हैं। शराबबंदी बिहार में बहुत प्रचलित हुई थी। जिस समय नीतीश कुमार पहली बार ये घोषणा किए थे, महिलाओं के चेहरे पे खुशी दिख रही थी, मुस्कान दिख रही थी, लेकिन आज वही शराबबंदी लोगों के जिंदगी का अभिशाप का हिस्सा बनती नजर आ रही है। कभी खबरें आप सुनते होंगे, जहरीली शराब से यहाँ इतने लोगों की मौत। तो कैसे देखते हैं, कहां तक सरकार इसमें कामयाब है? नहीं, शराबबंदी में सरकार पूरी तरीके से फेल है। हाँ। और इसको ठीक तरीके से इसका समीक्षा होना चाहिए। हाँ। और देखना चाहिए कि क्या पॉलिसी को लागू करने में दिक्कत रहा, क्योंकि शराब तो सब जगह मिल रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि पहले दुकान पर जाना पड़ता था, हाँ। आज तो फोन कर दीजिए, लोगों के नंबर डिस्ट्रीब्यूट है। हाँ। सबके पास नंबर है दारू पहुंचाने वाले का, पुलिस के पास नहीं है। क्या बात है कि मतलब अगर देखा जाए, आप ऐसी बात कह रहे हैं अजीत जी, तो हमें अगर दारू पीने का मन करे तो हम आपको फोन लगाएंगे तो आप व्यवस्था करवा देंगे? मुझे करने से नहीं होगा, आपको हाँ। देखना पड़ेगा कि वो किसके पास कौन है व्यवस्थापक। हाँ। तो जो पीते हैं हाँ। वहाँ व्यवस्थापक के पास कॉल करना पड़ेगा। हाँ। वो स्वयं व्यवस्था करा देंगे आपको। वो अरेंजमेंट हो जाएगी। माने अगर नहीं होता तो बिहार में इतने शराब का खेप पकड़ा कैसे रहा? हाँ। जेलों में इतने शराब के केस में लोग कैसे बंद हैं? मतलब धड़ल्ले से बिहार में शराब, जितने सीमावर्ती इलाके हैं वहां से धड़ल्ले के साथ शराब सप्लाई हो रहा है, आराम से लोग पी रहे हैं, चल रहा है। देखिए एक सवाल ये भी है, आपके व्यक्तिगत जीवन से थोड़ा सा हम इंटरव्यू का सिलसिला थोड़ा ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं। आपका लॉ से पॉलिटिकल कैरियर में, आप लॉ से पीएचडी किए हैं और उससे अचानक पॉलिटिकल की तरफ मूव करने का फैसला कैसे किए? नहीं सर, हम एलएलबी किए हैं। हाँ। लेकिन पीएचडी हमने हिस्ट्री से किया। अच्छा अच्छा जी। पीएचडी और प्लस एलएलबी है मेरा। तो हम लोग कॉलेज लाइफ से ही हमारी पॉलिटिक्स का करियर शुरुआत हो गया जी। जब कॉलेज में गए तो कॉलेज में हमने लाइब्रेरी के लिए धरना प्रदर्शन दिया, लाइब्रेरी खुली, हम लोग उसमें पढ़ते भी थे। क्लासरूम्स को ठीक करना, उसमें बेंच लगवाना, नए, हम लोग गए कॉलेज में तो बेंच पूरा हिल रहा था, तो उसके लिए हमने धरना दिया। हम लोग छात्र संगठन ज्वाइन किए, आइसा के साथ मिल करके हम लोगों ने धरना दिया। वहीं से राजनीतिक वैचारिक यात्रा शुरू हुई और अंततः फिर वो पूर्ण रूप से राजनीति में तब्दील हो गई। आपके जीवन के आदर्श राजनीतिक गुरु किनको मानते हैं आप? देखिए, हम लोग भगत सिंह को पढ़ते थे जब कॉलेज में थे, और हम लोग को लग रहा था कि भगत सिंह का जो रास्ता है वहीं से देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवानों के बेहतर जीवन के रास्ते खुलेंगे। तो भगत सिंह बाद, उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, इन सब लोगों को हमने पढ़ा। तो ये सब लोग हमारे गुरु रहे हैं और उन्हीं को पढ़ करके हम लोगों ने पॉलिटिक्स में अपनी यात्रा जो है शुरू की है। अभी बिहार में अभी से पहले जो भी चुनाव हुआ है, लोकसभा तक चुनाव 2 पार्ट में बढ़ता हुआ दिखाई देता था। एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरे तरफ एनडीए अलायंस। लेकिन आज बिहार का चुनाव ट्रायंगुलर शेप में दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो कल तक रणनीतिकार का शीर्ष नेतृत्व करते थे, लीड करते थे, आज वो राजनीति को लीड कर रहे हैं, राजनीति को जी रहे हैं, बिहार को बदलने का संकल्प लेकर चल रहे हैं। कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव दिखा पाएंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में? देखिए, ग्राउंड पे देखिएगा तो उनका कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि ये बिहार है, ये दिल्ली नहीं है जी। यहाँ लोग पूछते हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया, आपने हमारे किन सवालों को उठाया जी। इसलिए यहाँ बहुत ज्यादा रेलेवेंट हो पाना बड़ी मुश्किल है उनके लिए। आज भी बिहार की राजनीति बाइपोलर ही है। एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया है। मतलब प्रशांत किशोर की कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं, मुझे नहीं लगता। हम लोग इलाके में या अन्य जगहों पे हम लोग देख रहे हैं तो ठीक है, थोड़ा सा उनका बहुत खर्चीला चुनाव प्रचार है।
और राजनीति को वो बहुत खर्चे का सेक्टर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे तो गरीबों का नुकसान होगा जी, और मेरे जैसे लोगों का ज़्यादा नुकसान होगा, जो हम लोग के तरह की पृष्ठभूमि से पॉलिटिक्स में आते हैं। पेड वर्कर्स वो रख रहे हैं। अब आप बताइए हम लोग पेड वर्कर कहाँ से रखेंगे जी? उनके पास सलाह देने का करोड़ों रुपए मिलता है जी, तो उनके पास अरबों रुपया है, पीला पीला गाड़ी लगा करके सब घुमा रहे हैं, पता नहीं कितने रुपए। तो इतना रुपया पानी की तरह राजनीति में बहाने वाला व्यक्ति बिहार जैसे पिछड़े गरीब राज्य का नेतृत्व कैसे करेगा, ये बिहार की जनता को सोचने की जरूरत है। लेकिन देखिए, प्रशांत किशोर कल 1-2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और वो लगातार बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की पोल खोल रहे हैं। अशोक चौधरी हो या सम्राट चौधरी हो या बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की पोल खोल रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? प्रशांत किशोर का नाम भारत में पहली बार कब आया? 2014 में जी। वो मोदी जी के सलाहकार थे। मोदी जी ने जितना जुमला फेंका है ना इस देश में, उस जुमलों के सृजन करता है प्रशांत किशोर जी। 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी, ये सब प्रशांत किशोर का जुमला है जो मोदी के मुंह से फेंकवाया इन्होंने। तो भाजपाइयों को बहुत बढ़िया से पहचानते हैं, इसीलिए ज्यादा उन्हीं का पतलून खोल रहे हैं ये। इसलिए कि उनको ठीक से जानते हैं, उनके अंदर की बातों को जानते हैं, उनके अंदर के लोगों को जानते हैं। आपको क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के बारे में, अशोक चौधरी के बारे में इनको हम लोग बता रहे हैं, उन्हीं के अंदर का आदमी बता रहा होगा? किसको पता है कि किसका सर्टिफिकेट कैसा है, किसको पता है कि किसका क्या है? तो सब उसी के अंदर, उन्हीं दलों के अंदर साजिश करने वाले लोग हैं। प्रशांत किशोर उसी में से तो निकले हुए हैं बाहर जी। तो अभी भी इनके आदमी स्पाई उसमें पार्टियों में बैठे हुए हैं। जेडीयू के साथ भी ये काम किए हैं, बीजेपी के साथ भी काम किया है, और दोनों को के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं के लोग जो हैं इनको सारा इंफॉर्मेशन लीक कर रहे हैं और प्रशांत किशोर आराम से अपना काम कर रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है, चुनाव में क्या समीकरण हो सकता है इंडिया अलायंस में? 2025 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आपकी पार्टी की किस ओर रणनीति लेकर आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारी रणनीति साफ है। पिछले 5 वर्षों तक हमने जनता के सवालों को सड़क से लेकर सदन तक उठाया है जी, और आगे भी हमारी यही रणनीति है कि हम इन सवालों पर जो लड़ाई हमने शुरू की है, इन तमाम लड़ाइयों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। आज राज्य में गरीबों की हालत बहुत बुरी है जी। आपको मैंने आंकड़ा बताया, 5 करोड़ से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो 40 रुपए की डेली इनकम पर जिंदा हैं। करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके सर पर आजादी के 79 साल के बाद भी छत नहीं है, जिनको घर नहीं मिला। उन तमाम लोगों को घर दिलाने, छत दिलाने, और हमारे राज्य के जो लोग पलायन करके बाहर कंपनियों में काम कर रहे हैं उनको वापस बिहार लाने का हमारा मकसद है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि बिहार तेजी के साथ ग्रोथ करने वाला स्टेट बन सके। हम आज जिस बदनामी और जिस फजीहत को झेल रहे हैं, आज आप समझ लीजिए कि बिहार में 70-80% लोग खेती करते हैं, लेकिन आज सबसे कमजोर कोई है तो किसान है। आज आप एक बात जान लीजिए कि किसान का बेटा अगर गुजरात में काम नहीं करेगा तो किसान खेती नहीं कर सकता है। जब धान रोपता है और यूरिया डालने का टाइम आता है तो यहाँ का किसान गुजरात के किसी फैक्ट्री में काम करे अपने बेटा को फोन करता है कि बबुआ कुछ पैसा भेज दिया यूरिया खेत में डालेगा। मतलब किसान के पास इतना इनकम भी नहीं है कि वो अपने आमदनी से, फसल के आमदनी से यूरिया तक डाल सके जी। तो इसलिए ये सब कुछ व्यवस्था किसानों को मजबूत करना, नौजवानों को, गरीबों को, ये हमारी लड़ाई है। और 2025 में हमारा ये एजेंडा रहेगा कि हम बिहार को कैसे बेहतर बिहार बनाएं, कैसे इंडस्ट्री लेके आएं, कैसे लोगों को हम लोग बिहार में लेकर के आएं और बिहार को किसान मजदूरों के लिए ज्यादा बेहतर इकोसिस्टम हम डेवलप। चलिए, किसानों की आपने बात किया। प्रधानमंत्री मोदी 500 रुपया हर महीना किसान सहायता राशि के रूप में दे रहे हैं पिछले कई वर्षों से। क्या लगता है वो कितना प्रभाव है शाली है किसानों के? सर, किसान को पैसे नहीं चाहिए, किसान तो पैसे का उत्पादन करता है जी। उसके उत्पादन का दाम दिलवा दें मोदी जी। आज तक स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट लागू नहीं हुआ। ये वादा करके आए थे, आप उनके फसलों का उचित दाम दिलवा दीजिए। 500 रुपए अभी क्यों बांट रहे हैं? ये तो राजा बने हुए हैं। पहले आप राजा आते थे ना, निकलते थे तो पहले लोगों के हाथ में कुछ डालते चले जाते। तो ये राजतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। क्यों आप ये सब कर रहे हैं? ये गलत बात है। राज्य को, देश को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। आप जनता को उसका राइट दीजिए, आप किसान को फसल का उचित दाम दीजिए, उसका उत्पादन कैसे बेहतर होगा, उनके खेतों में सिर्फ पानी दीजिए। आज बिहार जैसे राज्य का 50% से ज्यादा किसान खेतों में पानी नहीं पहुंचता। वो भगवान के ऊपर भरोसा करता है, बारिश होगी फसल होगा, नहीं होगा नष्ट हो जाएगा। तो आप पानी नहीं दे रहे हैं, आप खाद में भयानक कालाबाजारी है। आप कहते हैं 265 रुपए में यूरिया मिलेगा 66 रुपए में, और मिलता है 500 रुपए में। उसको आप ठीक नहीं कर सके तो आपके 500 रुपया महीना देने से तो वो बेचारा यूरिया खाद भी नहीं खरीद सकता है। तो उससे मिलता क्या है? बस आप अपना नाम कमा रहे हैं।
उससे मिलता क्या है, आप अपना नाम कमा रहे हैं। चलिए हम आपसे जानना चाहेंगे, नीतीश कुमार को एज ए सीएम 10 में से कितना नंबर देंगे? देखिए सर, नीतीश जी जब पहली बार आए थे 2005 में, तो काफी उनके कंधे पर उम्मीदें थी। राज्य की जनता को उन पर काफी उम्मीदें थी कि वो काम करेंगे, और उन्होंने एक बहुत अच्छा काम की शुरुआत किया था। कॉमन स्कूल सिस्टम कमीशन का निर्माण उन्होंने किया जी। उसका नारा था कि राजा हो या भंगी का संतान, मंत्री हो या संतरी का संतान, सबको शिक्षा के समान। अराउंड जैसे आपका बेटा, मेरा बेटा, डीएम साहब का बेटा, अगर हम लोग एक मोहल्ले कॉलोनी में रहते हैं तो एक ही विद्यालय में पढ़ेंगे, एक ही शिक्षक, एक ही बेंच, एक ही पंखा, एक ही कमरा। ये बहुत शानदार था। लेकिन 2007 में जब वो रिपोर्ट सबमिट हुआ तो निजी जो माफिया है एजुकेशन के, उसके दबाव में आकर इन्होंने सबसे पहला गलत काम किया, उसको रद्द कर दिया और बिहार की जनता की उम्मीदों पर धोखा इन्होंने देने का काम किया। इसलिए मैं नीतीश जी को बहुत बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में नहीं देखता। लेकिन आपने भी तो काम किया है ना 17 महीना, अभी तो जिक्र किया हमने। सर काम किया तो लड़ झगड़ के काम किया ना, हम लोग तो लड़ झगड़ के काम किया, वो तो काम होता ही रहता है। लेकिन वो ये नहीं ना, कॉमन स्कूल कॉमन हमने क्या किया, एक अस्पताल पास करा, एक रजिस्ट्री ऑफिस पास करा, एक कॉलेज पास करा, एक बराज के लिए पैसा लाया। हम चाहते हैं, इतने से बदलाव नहीं होगा समाज का। हम चाहते हैं कि गरीब और अमीर के बीच का खाई खत्म हो, कम से कम एजुकेशन सबको एक समान मिले। आप पैसे वाले आदमी हैं, आपका बेटा लोयला स्कूल में पढ़ेगा। हम गरीब आदमी हैं, हमारा बेटा झोपड़ी वाला स्कूल में पढ़ेगा। हमारा बेटा भी मैट्रिक पास करेगा, आपका भी बेटा मैट्रिक पास करेगा, और कंपटीशन में बैठेगा तो किसका बेटा आगे बढ़ेगा? जो आगे लोयला वाले का ना भाई, उसके पास अपडेटेड सिलेबस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गरीब के घर में जन्म लेना कोई अपराध है क्या? लेकिन अब देखिए, सवाल ये भी है कि अभी जो स्थिति है, लगातार इंडिया अलायंस में सीएम फेस को लेकर खींचातानी चल रही है। जहां तेजस्वी यादव को सीएम अपना नेता आप लोग मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस इस बात का समर्थन नहीं करते दिखाई दे रही है। देखिए, वो उनके कोई अंदरूनी रणनीति का हिस्सा रहा होगा। नहीं तो तेजस्वी जी हमारे महागठबंधन के नेता हैं, विधानमंडल के नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। नेचुरली है, बड़ी पार्टी है, ज्यादा सीट पे लड़ेंगे, ज्यादा एमएलए जीतेंगे, तो कौन होगा सीएम? ये फिक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए, आज जो है शाहाबाद से आप आते हैं। शाहाबाद में पवन सिंह लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़े थे और काफी अधिक संख्या में वोट भी लाए थे। लेकिन आज का खबर है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से के साथ जुड़ गए, और उसके बाद उनकी दिल्ली में अमित शाह के आवास पे भी अमित शाह से मुलाकात हुई। कैसे देखते हैं, कितना प्रभाव उस क्षेत्र पे पवन सिंह के एनडीए के साथ आने से पड़ेगा? मुझे तो भाई उपेंद्र कुशवाहा जी के समर्थकों पर तरस आ रही है। अभी कुछ दिन पहले पानी पी पी करके गाली देते थे पवन सिंह को जी, और आज अब कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे, ये उनके लिए बहुत भारी बात है। और उपेंद्र जी भी ऐसा ऐसा निर्णय लेते हैं कि बेचारे उनके समर्थक हमेशा असहज हो जाते हैं जी। वो पहले क्या किए कि उनके समर्थक नीतीश जी को गाली देते थे, नीतीश जी के पार्टी में जाके घुस गए, अब बेचारे उससे असहज हो गए। अभी पवन सिंह को ये लोग गाली दे रहा था, अभी पवन सिंह से जाके मिल गए। और उस पर भी हद ये हो गया जी कि ये जो बीजेपी के प्रभारी हैं तावड़े साहब, इन्होंने कहा कि पवन सिंह तो पहले से भाजपा में है। तो सब मुख्य बात ये है कि जब पवन सिंह पहले से भाजपा में है तो काराकाट से भाजपा के पवन सिंह को लड़ाया किसने? मतलब भाजपा ने पहले भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ भीतरघात करने का काम किया, और एक बार फिर वो उनका पैर पकड़ करके पैर खिंचवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन देखिए, आप भी कुशवाहा समाज से आते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी कुशवाहा के नेता हैं, और एनडीए में कई ऐसे बड़े चेहरे हैं। सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज से आते हैं। क्या समीकरण है एनडीए को लगातार कुशवाहा नेता को आगे करने का, और आप कुशवाहा जाति से होकर भी इंडिया अलायंस के साथ हैं, कैसे संतुलन को बना पाएंगे? देखिए, कुशवाहा समाज की बात आप करिएगा तो उनके पास एक संघर्ष की बहुत बड़ी विरासत है। आप जगदेव बाबू को देखिए, रामस्वरूप वर्मा को देखिए, जगदीश मास्टर को देखिए, तो इन लोगों ने व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और हम लोगों ने कभी भी, इन लोगों ने कभी भी जो शोषक व्यवस्था रहा है उसका समर्थन इन्होंने नहीं किया। लेकिन ये आजकल के कुछ हमारे नेता लोग सत्ता के लोभ में भाजपा के गोद में जाकर के बैठे हुए हैं। तो इसलिए हम जहाँ हैं, हम वहाँ हैं जहाँ हमारा समाज शुरू से लड़ाई लड़ता रहा, और हम अपने उस विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं जी। ये लोग राजनीति में सत्ता की गोद में बैठे हैं, और इसीलिए हमेशा ये लोग ठगे भी जा रहे हैं। बीजेपी ने कभी भी कुशवाहा समाज के नेता को भाव नहीं दिया। नीतीश जी ने क्या किया उपेंद्र जी के साथ? पहले इनकी पार्टी तोड़वाई और फिर इनको भी पार्टी से बाहर निकाल दिया, फिर जोर भी लिया। वो तो क्या दुश्मन का क्या है, दुश्मन तो बहुत चालबाज है ना। आपको दूर से नहीं मारेगा तो सटा के मार देगा।
अब पिछला बार भाजपा वाले पवन सिंह को खड़ा करा के हरवाए और फिर पवन सिंह को सटा दिया जी, फिर सटा करके फिर उनका दुर्दशा वो करेंगे। हाँ। तो ये तो चलता रहा है। हाँ। आप देखिए उत्तर प्रदेश में इन्होंने केशव मौर्य का इस्तेमाल किया, सीएम योगी आदित्यनाथ को बना दिया। आदित्यनाथ पूरे चुनाव में कहीं नहीं थे उस समय। तो यही इनका चल रहा है। अभी सम्राट चौधरी को बनाए हुए हैं और इन्हीं के अंदर का आदमी प्रशांत किशोर के साथ मिल करके अब फिर से सम्राट चौधरी का पगड़ी उतारने में लगा हुआ है। अच्छा, इस बार अब क्या लग रहा है, कुशवाहा समाज किसके साथ है, एनडीए अलायंस के साथ या इंडिया अलायंस के साथ? नहीं, वो कंफर्ट जोन में रहता है। मैक्सिमम वो बीजेपी के अगेंस्ट में है, क्योंकि कुशवाहा समाज खेती करने वाली जाति है और उसमें बड़े बड़े जागीरदार 4-5% है। बाकी सब छोटे छोटे किसान हैं, 2 बीघा 4 बीघा 2 कट्ठा 10 कट्ठा वाले। और कुशवाहा जाति के लोगों को अगर सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो आप समझ लीजिए कि उनका विकास नहीं होगा। वो सरकारी नौकरी के चक्कर में ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देते हैं जी। और बिहार और देश भर में जो सरकारी नौकरियों का टोटा पड़ा है और जिस तरीके से सरकारी नौकरियां घटी है, फौज के अंदर जो ये लगा अग्निवीर बना करके वहाँ की भी नौकरियों को ख़त्म कर दिया गया, नौकरी से पेंशन खत्म कर दिया। इससे ये समाज बहुत दुखी है और ये पूरे एनडीए के खिलाफ है। एसआईआर को लेकर आप क्या कहेंगे? लगातार देश में चर्चाएं चल रही है, राहुल गांधी भी आए, बिहार तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और आपके घटक दल से भी दीपांकर भट्टाचार्य जी थे, कई बड़े बड़े नेताओं इंडिया अलायंस के थे, सड़कों पे लंबे यात्रा किए हैं। कितना परिणाम इससे सकारात्मक होगा? नहीं, देखिए एसआईआर को लेकर के तो हमने पहले ही अपनी नीति को हमने स्पष्ट कर दिया है और काफ़ी इस पर मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, कई 13,000 किलोमीटर की यात्राएं हुई। तो एसआईआर की तो कोई ज़रूरत नहीं थी बिहार में और वो भी इलेक्शन के जस्ट पहले ज़रूरत नहीं थी, एकदम हड़बड़ी में। और एसआईआर के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए तो उसमें इलेक्शन कमीशन को हारना पड़ा। अंततः उन्होंने कहा कि आधार कार्ड आपको मान्य करना होगा। अब सोचिए कि जो आधार कार्ड जिसमें रेटिना का फोटो, हाथ का फोटो, सबका फोटो आप लेते हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट के लिए वो जरूरी नहीं है। तो इस तरीके से इन्होंने कोशिश किया अधिक से अधिक वोटर्स को छांटने का, लेकिन ये हमारी सक्रियता और हमारे नेताओं की यात्राएं और संघर्ष रहा कि इलेक्शन कमीशन अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सका। चलिए, अब हम कुछ नेताओं के नाम लेंगे जिनके बारे में आप एक शब्द में जवाब देंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी एक बहुत ही उभरते हुए नए विजन वाले विजनरी नेता के रूप में स्थापित हुए हैं। उन्होंने सोशल जस्टिस के सवाल को इस दौर में मजबूती से उठाया, जिससे जो पिछड़ा समाज है उसको उनके अंदर या उनके विजन में विश्वास होना शुरू हुआ। नरेंद्र मोदी जी को तो हम लोग जुमला के लिए मानते हैं। उन्होंने जो कहा उन्होंने किया नहीं कभी। वो सिर्फ अडानी के लिए काम करते हैं। बाकी तो आप देखें, बिहार में अडानी को 1 रुपये में 1050 एकड़ जमीन दे दिया गया और बिहार के नौजवानों को कह रहे हैं कि 1000 रुपये महीना देंगे। आपको नहीं लगता है अगर अडानी जैसी कंपनी, अगर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन आती है बिहार में तो नौकरी की संख्या बढ़ेगी? तो हम लोग सर खाली बिहार में बैठे हैं अडानी को पैसा कमवाने के लिए। हमारे किसानों का क्या होगा? आप फ्री में सब क्यों बांट रहे हैं? हम नहीं कह रहे कि हम अडानी को मत लाइए, लेकिन आप शर्तों के साथ लेके आइए। 1 रुपये का क्यों दे रहे हैं आप? अगर उनको पैसा मिलता, वो पैसा बिहार के खजाने में जमा होता, उस पैसे से हमारे स्कूल्स बनते, हमारे अस्पताल बनते, हमारे यहाँ डॉक्टर्स की बहाली होती, हमारे गरीबों को 2-2 लाख रुपया का वादा हुआ है वो मिलता। तो आप फ्री में सब कुछ क्यों बांट रहे हैं? चलिए, इनके बारे में तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? तेजस्वी जी युवा नेता हैं और आप जान लीजिए कि बिहार में सबसे बड़े मास लीडर हैं। दीपांकर भट्टाचार्य बहुत अच्छे नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं और काफ़ी संवेदनशील नेता हैं। सम्राट चौधरी का आप देखिएगा, उनका सिर्फ बीजेपी उनका इस्तेमाल कर रही है, वो यूज एंड थ्रो करने वाली है इनके साथ। नीतीश कुमार जी का तो उम्र हो गया, अब हम सब जानते हैं उनके रिटायरमेंट का समय आ गया। अब वो ले रिटायरमेंट तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो मानेंगे नहीं, लगता है आपको मानेंगे? नहीं मानेंगे तो फिर वो होता है ना कि कोई कैप्टन क्रिकेट का नहीं हटता तो जबरदस्ती उसको टीम से निकाला जाता है जी। तो अंततः उनका वही होगा। क्या लग रहा है, बीजेपी की तरफ इशारा कर रहा है क्या इस लाइन को बोलकर? अब बीजेपी तो हमेशा उनको उठा करके फेंकने के चक्कर में लगी रहती है। वो तो जब थोड़ा सा इरेलेवेंट होंगे तब हटा के फेंक देगी। बाकी तो बीजेपी से पहले बिहार की जनता ये काम करने वाली है। बिहार की जनता ही उनको हटाने वाली है। विजय कुमार सिन्हा, वो तो बिना मतलब के बोलते हैं, ना लॉजिक ना बात, बस कुतर्क करते हैं बहुत ज्यादा। चिराग पासवान अपने पिताजी के विरासत को संभाल रहे हैं। अशोक चौधरी अभी तो काफी चर्चा में है। वो ग्लोबल टेंडर करके इस राज्य के 14,000 ठेकेदारों का जीवन खाने वाला आदमी है और हजारों करोड़ रुपया गपचने वाला आदमी। प्रशांत किशोर वही है जिन्होंने मोदी को सिखाया था
कि 15 लाख का वादा कर दीजिए, 2 करोड़ का वादा कर दीजिए, पूरा नहीं हुआ। अब वही वादा वो बिहार में खुद करने शुरू किया है, महिलाओं का कार्ड बनवा रहे हैं, तो फिर वो भी जुमला दे रहे हैं और लोगों को झांसे में डाल रहे हैं। तो झांसा देने का काम वो बिहार में कर रहे हैं। कहीं ऑथेंटिकेशन नहीं हो, कह रहे हैं। अच्छा, कैसे आप बताइए ना भाई, आप कार्ड लीजिए, फार्म भरिए, सरकार बनेगी तो 20,000 रुपए देंगे, क्या ये पॉलिटिक्स है क्या? ये क्या मतलब है? ये तो किसी की भी सरकार बनेगी तो 20,000 10,000, अभी नीतीश 10,000 का पूरा खोले हुए हैं। ये कौन सी राजनीति? अरे भाई ना आप सोशल जस्टिस पे बात करते हैं, ना किसी व्यवस्था को कैसे सुधार, ऐसे ही कुछ करने से तो होता नहीं है। लगातार लोगों को कह रहे हैं कि अपने बच्चे को देखकर वोट कीजिए। पहले आप नेता और पार्टी को देखकर वोट करते थे, इस बार अपने बच्चे को। हम भी तो यही कह रहे हैं, बच्चों को वोट देकर के वोट कीजिए। हम कहाँ कह रहे हैं कि बच्चों को मत देखिए। हम तो आपसे जितनी बात कर रहे हैं, हमने एजुकेशन की बात करी, हमने हेल्थ का बात किया, तो आप देख करके ही तो वोट करना है, उनके कहने से क्यों देखेंगे? हम तो आज भी कह रहे हैं कि राज्य की जनता मुद्दों के आधार पर वोट करे। अंतिम में महिलाओं के लिए क्या संदेश के तौर पे कहना चाहेंगे 2025 के लिए? देखिए, महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने उजला लाल कोर वाली साड़ी पहना करके जीविका दीदियों को ठगने का काम किया जी। बाकी दीदियों को उन्होंने कुछ नहीं दिया। सभी दीदियां माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्ज में दबी हुई हैं और आज वो 10,000 रुपया दे करके संझौत दिखाने का कोशिश कर रहे हैं चुनाव से एक दिन पहले। उनके झांसे में नहीं आना है, आपके राइट्स वहाँ पर सुरक्षित नहीं हैं। हम आपके लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने एक योजना की भी बात कही है, माई बहन योजना, उसको हम लोग लागू करेंगे। इसलिए दीदियों को और माताओं बहनों को एक बार फिर नीतीश जी के और मोदी जी के जुमलों में फंसने की आवश्यकता नहीं है। युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगे? युवाओं के लिए साफ मैसेज है, युवा ही तो होता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। क्या बात है। तो इसलिए युवाओं को तो एकदम आगे आकर के इस सरकार को बदलना चाहिए। पूरे बिहार को इन्होंने पलायन स्टेट बना दिया। बिहार की जनता का वोट लेते हैं और गुजरात का कंपनी अडानी को आकर के 1 रुपये में 1,000 एकड़ देते हैं, किसी बिहारी को देते हैं, इनको गुजराती ही मिलता है। तो इसलिए बिहार का पैसा गुजरात भेज रहे हैं, बिहार का श्रम गुजरात भेज रहे हैं। पैसे और श्रम दोनों का शोषण हो रहा है। इसको बिहार के नौजवानों को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और इस सरकार को जितना जल्दी हो बदल देना चाहिए। अब क्या होगा? अंतिम मैसेज इंडिया अलायंस की तरफ से पूरे बिहार वासियों को क्या कहना चाहिए? पूरा बिहार में इंडिया अलायंस कमर कस करके तैयार है। पिछले 20 वर्षों के कुशासन से हम लोग पीड़ित हैं। हम उससे मुक्ति चाहते हैं। नया विजन वाले, नया आइडियाज वाले लोगों को लाइए। बदलाव आवश्यक है राजनीति में, लोकतंत्र में। बदलाव होगा तभी जनता के लिए कुछ होगा। इसलिए बदलने के लिए, और सामने इंडिया अलायंस मजबूती के साथ खड़ा है, जो बिहार को बदलने का मादा रखता है, जिसके पास विजन है, जिसके पास स्ट्रेटजी है, राज्य को बदलने का पॉलिसीज हमारे पास है। इसलिए हम कहेंगे कि आप मजबूती के साथ, बिना किसी शक शुबा के, बिना किसी बायसनेस के और बिना किसी पूर्वाग्रह के, ये तो पूर्वाग्रह फैलाते हैं, पहले क्या था, उसके बिना पूर्वाग्रह के नए आइडियाज के लिए आप हमें जरूर चुनें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। 2 लाइन में डुमरांव विधानसभा की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? डुमरांव विधानसभा की जनता बहुत महान है। उन्होंने मेरे जैसे आदमी को चुना, इसके लिए उनकी महानता और बढ़ जाती है। हम उनको बार बार नमन करते हैं। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि जिन कामों का हमने शुरुआत किया है उसको पूर्ण करने के लिए मुझे एक और मौका आप लोग दीजिए। खास करके उन युवाओं से क्या कहना चाहते हैं जो अपना पॉलिटिकल कैरियर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में, व्यवस्था के अभाव में बनाने की इच्छा भी व्यक्त करते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन सिस्टम तक पहुंच नहीं पाते? मैं उनसे एक ही बात कहूंगा अपने अनुभवों के साथ कि आप सही राजनीति का रास्ता चुनिए। प्रशांत किशोर जैसे रास्ते चुनेंगे जहां पेड वर्कर्स का बोलबाला है, जहां पैसे पर सब कुछ होता है, तो वहां आपका करियर नहीं बनेगा। बल्कि आप संघर्ष का रास्ता चुनिए। आप सीधे जनता से जुड़िए। जनता ही नेता बनाती है, जनता ही एमएलए बनाती है, जनता ही मुखिया बनाती है, जनता ही सब कुछ बनाती है। आप किसी सीधे जनता पर भरोसा कीजिए, जनता के बीच में जाइए, जनता का काम करिए। हम गारंटी देते हैं कि जो भी युवा जनता के बीच में विश्वास पैदा करेगा, जनता कभी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत जी, इतना समय देने के लिए और बिहार के लोगों से बात करने के लिए और मीडिया दर्शन पे इतना अपना समय निकाल कर देने के लिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे डॉक्टर अजीत कुमार सिंह कुशवाहा को, जो अभी डुमरांव विधानसभा से भाकपा माले से विधायक है और बक्सर लोकसभा का ये क्षेत्र माना जाता है। और साफ तौर पे इन्होंने कहा, इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया कि इस बार बिहार के लोगों को बिहार की सरकार बदलने की सख्त जरूरत है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन
लेकिन इसके साथ आपसे ये भी सवाल आपके लिए एक छोड़कर हम जाते हैं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री के तौर पे आप किन्हें देखना पसंद करते हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या प्रशांत किशोर? 3 विकल्प अभी सामने दिखाई देते नजर आ रहे हैं। आगे जो आएंगे उस पर हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल की तस्वीरें यहीं तक दिखती नजर आ रही है। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए तब तक के लिए बने रहे मीडिया दर्शन के पॉडकास्ट शो के साथ। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।